Greetings everyone. My name is Juhi Gupta and we are on the chapter that how do organisms reproduce. So last वाले section तक हमने एक टाइप शुरू कर लिया था about fission, कैसे एक सेल डिवाइड करके दो नए सेल्स बनाता है and at the same time मैंने as you can see on the screen हमने वो वाला एग्जांपल भी पढ़ा था in which not a single fission takes place, multiple fission takes place inside a cell out of which like on the outside of which एक थिक लेयर डेवलप कर जाती है एंड दैट थिक लेयर फाइनली होल्ड्स ऑल द एक्सेसिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड देन फाइनली अंडर कंडीशंस अंडर फेवरेबल कंडीशंस these cells are released out as you can see on the screen. So हम यहाँ तक पढ़ चुके थे and further continue करते हैं. So the first type was fission. So the next one is fragmentation as you can see on the screen. So let's move forward accordingly. Let's just study the text first and then we'll move to the diagram. सो फिजन जनरली हमने बताया था रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, मतलब सिंपल जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती. लाइक अस, हमारे केस में देयर सो मेनी मल्टीपल ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारा लोकोमोटिव सिस्टम होता है. सो देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स जिसके थ्रू हमारी बॉडी फंक्शन करती है. ये वाली चीज अच्छे से फंक्शन करती रहे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मल्टीपल सेल्स आर इन्वॉल्व हमारे केस में, which is why हमारी body is called as complex in its functioning, in its organization. But यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनके केस में सिंगल सेल्स होते हैं उनके केस में ये कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती. सो इसीलिए फिजन वाले केस में वो फिजन जनरली ऐसे हुए ऑर्गेनिजम्स में फेवर किया जाता है, उन्हीं लोग वही ऑर्गेनिज्म फिजन ज्यादा करते हैं. अब बात कर रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बात कर रहे हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लेकिन जिनकी बॉडी कंपैरेटिवली सिंपल होती है. हम मल्टी सेल्यूलर हैं, हमारे अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन फिर भी सिंपल नहीं है, हमारा ऑर्गन सिस्टम फिर भी काफी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक है. सो ऐसे भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल्स तो ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा सेल होगा, बट उनकी ऑर्गेनाइजेशन फिर भी फेयरली सिंपल होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं होते वो, बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ज्यादा फंक्शनिंग इन्वॉल्व नहीं है. सो ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लेकिन जिनके केस में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके केसेस में भी उनके केसेस में ऐसे मेथड्स का यूज किया जाता है जैसे फ्रैगमेंटेशन. टर्म से ही पता लग रहा है एग्जैक्टली क्या है फ्रैगमेंटेशन. मतलब बॉडी के फ्रैगमेंट बनेंगे, हिस्से बनेंगे एंड देन हर हिस्सा अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा. सो दिस इज हाउ, जैसे आपको एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है, उसके केस में क्या होता है, जैसे जस्ट एन एग्जांपल एंड लेट्स जस्ट मेक अ रफ डायग्राम. जैसे ये स्पाइरोगायरा है, नॉर्मल न्यूक्लियस है, दिस इज स्पाइरोगायरा, दिस इज द ऑर्गेनिज्म. स्पाइरोगायरा छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा, मान लीजिए यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, और हर पीस अपना बाकी का पीस बना लेगा. जैसे ये टूटा वाला हिस्सा एक, नंबर 1, देन ये बीच वाला हिस्सा नंबर 2 एंड ये थर्ड वाला हिस्सा नंबर 3. सो ये फ्रैगमेंटेशन को फेवर करता है स्पाइरोगायरा एंड देन हर हिस्सा विल बी डेवलपिंग इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म. एक पूरा पूरा नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जितने हिस्से उतने नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे. सो 3 हिस्से हुए थे, 3 नए ऑर्गेनिज्म आपके पास बन के रेडी हो गए. सो दिस इज हाउ फ्रैगमेंटेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, इट जस्ट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड जैसे ही ये पीसेस मैच्योर करेंगे these will develop into new individuals. ओके, ये फ्रैगमेंटेशन इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ये हमने पहले ही बता दिया था, सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इस चीज को फेवर नहीं करते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू शुड रिमेंबर कि डेफिनेटली दिस इज अ गुड मेथड, दिस इज अ मेथड व्हिच इज पॉसिबल फॉर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बट नॉट ऑलवेज फेवर्ड बाय एवरीथिंग, लाइक एवरी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सो जैसे हम बात कर रहे थे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, उनके केस में कह रहे हैं हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के केस में ये क्यों फेवर नहीं होता. रीजन, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पहले एक सेल होता है, उसके बाद सेल का बंच बनता है, बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, सब में न्यूक्लियस होता है एंड देन ये सेल जो है टिश्यू में बदलते हैं. सेल से बना टिश्यू एंड टिश्यू से बनता है ऑर्गन और हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है. ठीक है,
सो सिंपली जैसे ऊपर डिवीजन हुआ कि 3 हिस्से हुए और तीनों हिस्सों ने अपना अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, ये चीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में फेवर हो ही नहीं पाएगी. दे विल नॉट बी एबल टू फ्लरिश अंडर सच कंडीशंस. दे विल नॉट बी एबल टू मेक अ होल बॉडी आउट ऑफ इट. छोटे छोटे डिविजन से उनका कुछ नहीं हो पाता. सो दिस इज वाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में और भी कॉम्प्लेक्स ऐसे मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन हो सकती है. सो दिस इज समथिंग, फ्रेगमेंटेशन इज समथिंग जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म फेवर करेगा जो मल्टी सेलुलर तो है बट उसकी ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल है, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है. सो वी कैन जस्ट रीड दिस टेक्स्ट अगेन. जैसे in case of multicellular organisms, which these organisms are not simply a random collection of cells. Specialized cells होते हैं which are organized into tissues, and tissues are organized into organs which are required to be placed at definite positions in the body. वो organs आपकी body के particular areas पे organized है. ऐसा नहीं है कि lung कहीं और हो सकती है. Lung has to be in the chest. आपका हार्ट कहीं और नहीं हो सकता. हार्ट हैज टू बी इन बिटवीन द लंग्स. सिमिलरली आपकी किडनी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैव टू बी प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हैव टू बी प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर एरिया. सो इस वजह से इन सच कंडीशंस दी सेल बाय सेल डिवीजन, ये जो हम सेल बाय सेल डिवीजन बता रहे हैं फ्रेगमेंटेशन में, ये काफी इम्प्रैक्टिकल है. इसके बेसिस पे आपका फंक्शन पूरा नहीं हो पाएगा. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में इसीलिए और भी प्रैक्टिकल मेथड ढूंढा जाता है फॉर डिवीजन. प्रैक्टिकल मेथड यूज होता है. अब बेसिक स्ट्रेटेजी इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं. हर सेल को डिफाइन करके एक नया फंक्शन दिया हुआ है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे केस में हमारे फंक्शंस डिफाइंड है. हमारे हार्ट सेल को हार्ट का काम करना है और कोई काम नहीं करना, तो ये डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड है. इसी तरीके से द जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ सेल टाइप. समझ में आया कि हम एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं कि सेल डिवीजन से हमारा काम क्यों नहीं चल पाएगा. रीजन बीइंग, जैसे मैंने बताया कि हर सेल का अपना फंक्शन होता है. तो जैसे मान लीजिए ये सेल जो है आपके ब्रेन का सेल है, तो ये पर्टिकुलर सेल जो है ब्रेन की किसी फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होगा. उसी तरीके से आपकी बॉडी में ऐसा सेल भी है जो रिप्रोडक्शन के फंक्शन में काम करता है, और किसी काम में नहीं आता, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के फंक्शन के लिए काम आता है. सो इसी वजह से आपको like the answer is actually that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ऑर्गेनिजम्स के केस में, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में एग्जैक्टली क्या होता है कि ये सेल जैसे ये रिप्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है, हमें पहले से पता है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस सेल का प्रॉपर ग्रोथ होना जरूरी है. बस नॉर्मल डिवीजन से जैसे बाकी बॉडी बन गई थी बाकी केसेस में, जैसे फ्रेगमेंटेशन में हुआ, ऐसा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में नहीं हो पाएगा. आपको स्पेसिफिकली यही सेल चाहिए जो रिप्रोडक्शन करवा पाएगा. सो इस वजह से कॉम्प्लेक्स वेज के थ्रू, कॉम्प्लेक्स डायनेमिक प्रोसेसेस के थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलेगा, जिसकी वजह से आपका ये सेल डेवलप करेगा एंड यही सेल आगे रिप्रोडक्शन करवा पाएगा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. अदरवाइज नॉर्मल बेसिक वाले के लिए फ्रेगमेंटेशन केपेबल होता है. सो या इसलिए सर्कमस्टांसेस प्रॉपर चाहिए, कंडीशंस फेवरेबल चाहिए. हर कंडीशन में काम नहीं हो पाएगा, आपकी कंडीशन भी फेवरेबल चाहिए जिसकी वजह से आपका सेल ये वाला ग्रोथ करके दिखा पाए एंड ये वाला सेल बना पाए जिससे रिप्रोडक्शन होती है. सो या दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे. टिल देन लेट्स जस्ट सी दिस डायग्राम. आपको दिस इज अ रीजनरेशन वाली कंडीशन, राइट? अभी ओके, लेट्स जस्ट switch this accordingly and generation wala diagram ke paas let's just drag this here just because we are going to learn about regeneration here. So पहले regeneration पढ़ लेते हैं. तो हमने अभी क्या बात करी कि रीजनरेशन के केस में हमने ये बताया कि आपको पर्टिकुलर सेल चाहिए होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में जो आपका पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन करके दिखाएगा. देयर इज अनदर टेक्निक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगेन रिप्रोडक्शन के लिए काम आती है, रीजनरेशन. बॉडी दोबारा से अपने आप रीजनरेट करती है, बाकी का पार्ट बनाती है. सो मेनी डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. ये क्या बोल रहा है? मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स. इस लाइन का मतलब समझिए. डिफरेंशिएटेड मतलब होता है कि जैसे आपके पास मान लीजिए ये सेल का पूरा बंच है, ये सारे के सारे सेल्स आपके पास पड़े हुए हैं, इनमें से
इन सेल में से ये सेल कोई भी काम कर सकते हैं आपके लिए, जो भी आप काम बोलो ये वो काम कर देंगे। स्पेसिफिकली ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि इनको क्या काम करना है, तो आप जो काम बोलोगे ये वो काम कर देंगे। तो ऐसे सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड ऐसे सेल्स बोलते हैं जिनका कोई काम डिफाइंड नहीं है, ये कोई भी काम कर सकते हैं आपके लिए, ऐसे सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड। बट ऐसे सेल्स जिनके लिए काम डिफाइंड है, जैसे रिप्रोडक्शन करने के लिए एक सेल है आपके पास तो वही वो काम कर सकता है, तो ऐसे सेल को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड। तो कह रहे हैं कि ऐसे मेनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, या डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है मतलब उनके हर सेल को अपना पर्टिकुलर काम पता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी की पूरी नई बॉडी रीजनरेट कर सकते हैं। कोई कटिंग होने की वजह से या कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर कुछ हो जाता है तो वो रीजनरेशन करके दिखा सकते हैं और पूरी की पूरा नया ऑर्गेनिज्म मतलब अपना उतना वो कटा हुआ पार्ट वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया है कि जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसको गलती से कट लग गया या फिर वो छोटे छोटे पीसेस में गलती से कट गया, गलती से डिवाइड हो गया, सो मोस्ट ऑफ दीज पीसेस, मेनी ऑफ दीज पीसेस से नया ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा बन जाएगा। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए ऐसा रीजनरेशन हाइड्रा के केस में देखा जाता है। सिमिलरली प्लेनेरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ वर्म। सो हाइड्रा और प्लेनेरिया ऐसे हैं कि आप इन्हें कितने ही नंबर में डिवाइड कर दो, कितने ही पीस में काट दो, हर पीस नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। आपने ये मान लीजिए आपका प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया के अंदर आपने इतने सारे कट लगा दिए, हर पर्टिकुलर कट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इससे भी पूरा बन जाएगा, इससे भी पूरा, इससे भी पूरा, इससे भी पूरा, एंड ये लास्ट वाले हिस्से से भी पूरा। सो जितने कट उतना नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जो अपने आपको बाकी बड़ी जैसे इस वाले में, इस वाले हिस्से में आप देख सकते हैं, ये वाला जो हमने बात करी, इस वाले में बस इतना सा हिस्सा था, बाकी का तो इसने नया बना लिया। इस वाले में इतना सा था, देन इस वाले में ये वाला इतना सा था, इसमें इतना सा था, एंड इस वाले में लास्ट वाले में इतना सा था। सो इतने इतने से हिस्से थे, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी रीजनरेट करवा ली। टर्म का मतलब ही क्या है, रीजनरेट, दोबारा से जनरेट करवा दी, दोबारा से बना ली। बाकी की बॉडी ये जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो किस ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, दैट इज अ हाइड्रा एज वेल एज अ प्लेनेरिया। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हर सेल इस चीज की कैपेबिलिटी नहीं रखता। दिस इज डन बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, एंड देन ये सेल्स ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये सेल प्लोरिफरेट करेंगे। प्लोरिफरेट का मतलब क्या होता है, एक सेल से कई सारे सेल्स बनते चले जाना, ठीक है। ये सेल जो इतने सारे बनते चले गए, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, एक सेल से कई सारे सेल बनते जाना, फिर इन सेल के गुच्छे से और भी सेल बनते जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लोरिफरेशन। सो प्लोरिफरेशन करने की वजह से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, एंड देन ये वाले सेल्स जो हैं कुछ अपने अंदर चेंजेस करते हैं, कुछ अपने अंदर बदलाव लाते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स एज वेल एज टिश्यूज। बहुत सारे सेल टाइप बनेंगे और बहुत सारे टिश्यूज बन जाएंगे, सब नया नया बनना शुरू हो जाएगा, एंड हर किसी को फंक्शन दे दिया जाएगा कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, आप लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, आप एक्सक्रीशन के लिए काम आएंगे। हर पर्टिकुलर सेल को अपना अपना फंक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये जो चेंजेस आते हैं, जैसे हमने इस सेल से इतने सारे सेल बनाए, हर सेल को काम दिया, जैसे मान लीजिए इसको दे दिया एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन करवाएगा, जैसे इस वाले को मान लीजिए ये करवाएगा डाइजेशन। तो ये जो अलग अलग काम दे दिए, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ये जो हर किसी को अपना अपना इंडिविजुअल काम दे दिया, दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। रीजनरेशन को एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि दिस इज अ वेरी गुड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको काफी डिफरेंट बोलते हैं। इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है, कुछ में नहीं होती। जैसे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, लिजर्ड। लिजर्ड के केस में क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, ये बहुत घर में बहुत मामूली सी चीज है कि लिजर्ड की पूंछ कट जाती है। पूंछ कटने के बाद आप कुछ समय में देखिए, अगले दिन आप देखेंगे या कुछ दिनों में देखेंगे तो लिजर्ड की बाकी बची हुई पूंछ आ जाती है, जितनी कटी होती है दोबारा बना लेती है वो। सो रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। जैसे हमने हाइड्रा का बताया, प्लेनेरिया बताया, मैंने लिजर्ड बताई, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये प्रॉपर्टी होती है। बट ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता, अब एक बात है, ये तब हो रहा है जब कोई एक्सीडेंट हो रहा है। गलती से पूंछ कटती है ना लिजर्ड की, ऐसे अपने आप से तो वो काट नहीं लेती उसको। सिमिलरली हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर कट अपने आप से नहीं लगेंगे, ये एक्सीडेंटली जो कुछ होता है उसके बाद बॉडी रीजनरेट करती है। सो ये जो एक्सीडेंट वाला केस है, रोज रोज तो हो नहीं सकता। और अगर हाइड्रा चाहता है कि हाइड्रा के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बने, बहुत सारे फर्दर इंडिविजुअल बनाए वो,
सिर्फ इस बेसिस पे तो बैठा नहीं रहेगा कि मेरा एक्सीडेंट होगा तभी मैं बनूंगा. सो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट करते हैं. कैपेबिलिटी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अपने आप को दोबारा दोबारा बनाने की, बट सिर्फ इस पे डिपेंड होके नहीं रह सकते. तो दैट्स व्हाई रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन. इट इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन. इसको रिप्रोडक्शन से सिमिलर नहीं मानते, क्योंकि दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी. रिप्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, ये तो बाकी बॉडी बनाने की कैपेसिटी है उसकी, लेकिन ये कोई रिप्रोडक्शन का फेज थोड़ी हो सकता है, क्योंकि बार बार इस पर डिपेंड नहीं हो सकते कि मेरा एक्सीडेंट होगा तभी मैं अपने ऑफस्प्रिंग या नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करूंगा. ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, दिस इज जस्ट अ केपेबिलिटी. ठीक है. एंड यू कैन सी दिस एज वेल कि आप यहाँ पे देखो वो वाला डायग्राम जो मैं ऊपर पहले बता रही थी. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये प्लेनेरिया का एग्जांपल है जो मैं बोल रही थी दैट इट इज अ वर्म. प्लेनेरिया इज अ वर्म. क्या हुआ? गलती से, ठीक है, गलती से, एक्सीडेंटल केस है, ऐसा नहीं मान के चलना है कि ये जानबूझ के हुआ है. सो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कट लग गए, एंड कट लगने के बाद हर पार्ट नया नया ऑर्गेनिज्म अपना जितना हिस्सा उसका कटा था बाकी उसने अपना पार्ट रीजनरेट कर लिया. जैसे आप फर्स्ट वाले सेक्शन में देखो, फर्स्ट वाले सेक्शन में वो हिस्सा कटा जो टॉप मतलब वो हिस्सा कटा जो टॉप हेड से नीचे वाला था, उसने बाकी बना लिया. बीच वाले हिस्से में, सेकंड वाले हिस्से में बीच वाला हिस्सा कटा था, उसने ऊपर नीचे वाले बना लिए. थर्ड वाले में उसका ऊपर वाला हिस्सा कटा था, उसने बाकी का सारा बना लिया. एंड आपके पास 3 नए प्लेनेरिया रेडी हो गए, 1 2 एंड 3. So this is how regeneration takes place. लेकिन the thing that you should remember here that regeneration cannot be equalized to reproduction. आप regeneration को reproduction का एक मोड नहीं कह सकते. I'll just write this for you again. Regeneration is not equal to reproduction. आप regeneration को रिप्रोडक्शन का फेज नहीं कह सकते. दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन. ओके. So this is not a mode of reproduction. So this should be remembered. That is a main thing. Competitively पूछा जा सकता है that regeneration is a mode of reproduction. It is not a mode of reproduction. Definitely it helps to reproduce, but this is just a capability. This is a capability that an organism can use while doing this. And now we are moving towards the next section. हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने फिजन पढ़ लिया, हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिया, हमने रीजनरेशन पढ़ा है, बट रीजनरेशन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इट. रीजनरेशन इज जस्ट अ केपेबिलिटी दैट वी कैन यूज. सो बडिंग की बात कर रहे थे, एंड बडिंग के अंदर ये वाली चीज की बात कर रहे थे कि बडिंग में जैसे एक एग्जांपल है हाइड्रा. हमने बात करी कि रीजनरेशन करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. हर सेल रीजनरेट नहीं करवा सकता, हर सेल बहुत सारा सेल डिवीजन करवा के नया ऑर्गेनिज्म नहीं क्रिएट कर सकता. सो हाइड्रा के केस में जो रीजनरेशन वाले सेल्स होते हैं, जिन सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन करने की, वो सेल्स यूज किए जाते हैं, एंड दे आर मल्टीप्लाइंग कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से वो बॉडी के ऊपर एक बड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. फ्लावर बड होता है वैसे एक बड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एंड इस बड के अंदर ग्रोथ हो होके फाइनली एक नया हाइड्रा बन के रेडी हो जाता है आपके लिए. So in this scale the hydra uses certain regenerative cells, the cells which are capable of proliferating, उन cells को use करते हैं for budding. अब बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, एक अलग से मतलब जैसे फ्लावर के केस में बड बनता है उस तरीके से एक आउटग्रोथ आती है बॉडी के ऊपर, एक छोटा सा बड बन जाएगा. एंड देन बार बार वहां पे उसके अंदर ग्रोथ होती है. ग्रोथ होने के बाद नया इंडिविजुअल बन के चला जाता है. जैसे ही पूरा इंडिविजुअल बन चुका होता है, ऑलमोस्ट रेडी, पूरा मैच्योर हो चुका है, वो मैच्योर होने के बाद वो पेरेंट वाली बॉडी से अलग हो जाता है एंड नया इंडिपेंडेंट मतलब एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है. सो हाइड्रा के केस में आई जस्ट राइट इट हियर. हाइड्रा के केस में आई जस्ट मेक अ बेसिक डायग्राम आपको समझाने के लिए. जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है. हाइड्रा के पास जैसे मान लीजिए इस वाले हिस्से में एक छोटा सा बड डेवलप हो रहा है, जैसे फ्लावर बड डेवलप होता है. ठीक है. एंड देन यहाँ पे ये बड़ा होता जा रहा है. बड़े होते होते देन फर्दर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जैसे वो सारा पूरा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा जैसे एक हाइड्रा में होता है. ये इतना बड़ा होने लगेगा. जब पूरी की पूरी मेच्योरिटी आ जाएगी तो ये अपने पेरेंट से अलग हो जाता है. यहाँ पे एक नया पेरेंट बन गया और ये आपका नया हाइड्रा बन गया. सो इस तरीके से ये नया ऑर्गेनिज्म आ गया. ये पेरेंट है, एंड देन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला ऑफस्प्रिंग है, ये सेकंड वाला जो है न्यू हाइड्रा, या फिर मतलब ऑफस्प्रिंग ही तो है. ऑफस्प्रिंग किसे बोलते हैं? बच्चों को बोलते हैं. ठीक है. पेरेंट के जो बच्चे होते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं. तो ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू हाइड्रा आप बोल लो इसे, क्योंकि हाइड्रा का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे हम. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस.
एंड लेट्स जस्ट सी द डायग्राम अगेन, थोड़ा और क्लीन करते हैं इसको। क्लीन के केस में वी हैव दिस, दैट आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे है कि कैसे सबसे पहले यहाँ पे ये छोटा सा आउटग्रोथ आ रही थी, थोड़ा सा मतलब कुछ सेल डिवीजन होना शुरू हो गया है। इस एरिया में सेल डिवीजन हाई है, बहुत सारा सेल डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, एंड लगातार आपके लिए बड बना के देगा। अब देन आपका बड आ गया। अब बड में देखिए वैसे ही स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं जैसा हाइड्रा दिखता है। हाइड्रा ऐसे ही दिखता है, इसके ऊपर ये टेंटेकल्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ऑक्टोपस में होते हैं ना वैसे। तो ऐसे टेंटिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं हाइड्रा के अंदर। उस बर्ड में भी देखिए ऊपर की तरफ उसकी अबव वाली एज पे वैसा ही स्क्रीन स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड देन फाइनली आपका ये हाइड्रा रेडी हो गया। ये ऑलमोस्ट जैसे ही मेच्योरिटी पाएगा, जैसे ही मेच्योर होगा, दिस विल डायरेक्टली नया एक आपका ये अलग हो जाएंगे, एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। सो ये दो रेडी हो जाएंगे आपके पास। सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ पे टू रेडी हो जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ हाइड्रा। इस वाले का नाम क्या था? बडिंग। ओके, इस वाले प्रोसेस को नाम क्या था? बडिंग। इजी है इसका नाम याद रखना, क्योंकि बडिंग मतलब बड बनेगा। सो बड से आपको याद आना चाहिए ये वाला डायग्राम। हम डायग्राम्स भी इसीलिए ज्यादा देख रहे हैं ताकि हमारी मेमोरी क्रिएट हो एंड उसके बेसिस पे हम याद रखें कि ये प्रोसेस कैसे होता था। सो डायग्राम्स वगैरह जानबूझ के ज्यादा देख रहे हैं ताकि ये सब याद रहे, प्रोसीजर याद रहे। ठीक है, अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। आई नो हम एक साथ काफी सारे नए नए टर्म्स सीख रहे हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज बहुत डिफिकल्ट नहीं था, चीजें बहुत सिंपल हैं इस वाले केस में, तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू कवर मोर ऑफ द सब्जेक्ट। बट या, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी प्रिटी वीडियो ऑन द सेम। आप इसी के ऊपर 3D एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम सेम चीजें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, एंड वी आर गोइंग टू लाइक रिवाइज इट अगेन, रिवाइज द एवरी सेक्शन अगेन, और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे। सो नेक्स्ट एक और टर्म है जो रिप्रोडक्शन के लिए काम आती है, कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनके कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं आपका नया पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। आप अपने दिमाग में एक बार सोच के देखिए कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई पौधा लग रहा है, तो जनरली दूसरा इंसान भी अगर वही पौधा लगाना चाहता है तो वो बोलते हैं ना एक दूसरे से, मेरे को इसको थोड़ा सा ना रूट दे दो, रूट के साथ मतलब एक हिस्सा दे दो जिसमें थोड़ी सी जड़ आ जाए, एंड देन वो सेम जड़ आप अपने घर में अपने गमले में लगा लेते हैं, आपका नया पौधा बन जाता है। सो ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनमें कभी रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी स्टेम, कभी उसकी पत्तियां। तो इन कई चीजों को इस्तेमाल करके एक पूरा का पूरा नया प्लांट बनाया जा सकता है अगर सारी कंडीशंस अच्छी रही तो। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको ना पानी देंगे ना सनलाइट देंगे ना कायदे से जो कुछ उस पर्टिकुलर प्लांट को चाहिए आप वो कुछ भी देंगे नहीं एंड आपका प्लांट बन जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। बट अगर कंडीशन सारी फेवरेबल है और ऐसी कंडीशन जैसे आपने उसके केस में देखा होगा, अगर ढंग से पता हो थोड़ा बहुत, तो जो रोज का पौधा होता है उसकी अगर स्टेम ले लेते हैं ना, सिर्फ स्टेम की कटिंग लेते हैं, उसे काट देते हैं अगर मिट्टी के अंदर और प्रॉपर ढंग से उसकी केयर करते हैं, तो नया रोज का पौधा भी आ जाता है। सो दिस इज हाउ many plants can actually develop into new plants with the help of certain parts। जैसे रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ में पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So this process in which डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों का इस्तेमाल करके नया पौधा बनाया जाता है, नया प्लांट उगाया जा सकता है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एज यू कैन सी एज इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन। सो डेफिनेटली एनिमल्स के केस में तो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे अगर आप कुत्ते का हाथ काट के कहीं उगा देंगे तो नया कुत्ता नहीं बनेगा ना। सो दैट इज व्हाट इज नॉट पॉसिबल। सो अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, ऐसा एनिमल्स में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्लांट्स के केस में दिस कैन बी यूज एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये चीज रिप्रोडक्शन के काम आ सकती है, प्लांट्स के केस में ये पॉसिबल है। सो आप स्पेसिफिकली जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, अगर उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग is a very suitable method for for reproduction in plants, so vegetative propagation is the best choice। वेजिटेटिवली प्रोपगेट किया जा सकता है, टर्म का मतलब समझिए, उसी से आधा चीजें समझ में आ जाएगा। वेजिटेटिव इज रिलेटिंग टू प्लांट्स, प्रोपगेशन हुआ बढ़ाना, सो प्लांट्स को प्रोपगेट करना, प्लांट्स को बढ़ाना, प्लांट्स का नंबर इंक्रीज करना। तो दिस इज द मेथड। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन डिफरेंट, लाइक ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर ना कई सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। सो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो यूज होती हैं, जैसे लेयरिंग है, एक ग्राफ्टिंग है। मैं इसके बारे में वीडियो में आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, वीडियो में देखेंगे कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है। उसकी वजह से भी नए प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज होते हैं, जैसे लेयरिंग हो गया या ग्राफ्टिंग हो गया। और किस में यूज हुआ है, कुछ एग्जांपल्स हैं, शुगर केन में यूज कर सकते हैं, रोज के पौधे में बता रही थी मैं अभी, और ग्रेप्स में यूज कर सकते हैं।
इससे फायदा क्या होता है? एग्रीकल्चर का बहुत फायदा होता है। कई बार क्या होता है, आपकी क्रॉप बहुत ज्यादा हाई रेट पे ग्रो नहीं कर रही होती, एक प्लांट को उगाने में भी तो समय लगता है, और एक से इतने सारे प्लांट बनाने का इतना बढ़िया तरीका पता है हमें। हमें पता है कि लेयरिंग करके या ग्राफ्टिंग करके एक से ज्यादा पौधे बड़ी जल्दी बन जाएंगे। सो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा आपके पास यील्ड आएगी, ज्यादा सारा आपकी खेती बढ़ेगी, और उस खेती को आप बेच भी पाओगे। सो कमर्शियल इकोनॉमिक फायदे भी हैं इसके थ्रू। सो इस तरीके से एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये सब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना, इन चीजों को खेती में यूज करना वुड बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमंस एज वेल। सो एक और बेनिफिट इस केस में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले केस में एक और बेनिफिट रहता है कि जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनाए जाते हैं, जिसमें हम मेथड यूज कर सकते हैं लाइक लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, इन पे फ्रूट्स तेजी से आते हैं, इन पे फ्लावर तेजी से लगेगा। आपको ये तो पता ही है ना कि प्लांट में क्या होता है। प्लांट में जब पूरा प्लांट बन चुका है, पत्तियां आ चुकी हैं, सब अच्छे से हो चुका है, उस केस के बाद प्लांट के अंदर सबसे पहले क्या बनता है? बड। एंड बड से क्या बनेगा? फूल, फ्लावर। एंड फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। एंड उस फ्रूट को आप यूज करते हो, ठीक है। सो इस तरीके से काम चलता है। सो ऐसे पौधे जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें थोड़ी तेजी से बनती हैं, ठीक है, अर्लियर आती हैं। अब एक बात आइए, मैं आपको दो तरीके से उदाहरण देती हूँ। तेजी से हम किस सेंस में बोल रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। सो पहली बात, एक तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये देख ले कि ऐसे मेथड्स जो हम प्रोपगेशन के मेथड्स बोल रहे हैं, मैंने भी कुछ एग्जांपल ऊपर बताए थे, शुगर केन और रोज। सिमिलरली ऐसा कम हमने बनाना, ऑरेंज, रोज तो पहले भी बताया था, एंड जैस्मिन। ऐसे पौधे भी हैं जिनके अंदर बीज उगाने की, बीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती, बीज नहीं आते उनके अंदर, जैसे मतलब खराब हो गई है, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, बीज नहीं बना सकते। जिनके अंदर कुछ एग्जांपल आया है, बनाना में ऐसा हो जाता है, ऑरेंज में ऐसा हो जाता है, जैस्मिन के पौधे में ऐसा हो जाता है, और रोज के पौधे में ऐसा हो सकता है। सो ऐसा हो जाने की वजह से मतलब उनके इन पौधों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि बीज नहीं उग पाते, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट। मैं इसको सबसे पहले इसको नंबर दे देती हूँ कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहली एडवांटेज का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने से क्या फायदा होता है, ठीक है। तो पहली एडवांटेज की बात कर रहे हैं, एंड इस पहली एडवांटेज को मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली बना के दिखाती हूँ एग्जैक्टली कि हम क्या बात कर रहे हैं। दो कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक रोज का पौधा है, सॉरी या यहाँ पे आपके पास, ओके इट्स टेकिंग इट एज अ टेबल, आई एम सॉरी, या यहाँ पे आपके पास एक रोज का पौधा है, एंड यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास। आपको बोला गया कि रोज के बहुत सारे पौधे चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे रोज का बीज डाला है आपने, एंड वो पौधे में कन्वर्ट हो गया है, ये रोज के सीड है, एंड वो पौधे में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इस पूरी की पूरी फील्ड में बहुत सारे रोज के बीज डाल दीजिए, इन सबसे पौधे बना लीजिए, ये एक तरीका है, ठीक है। अब एक और तरीका ये है कि इसमें से इसकी स्टेम काटिए, इसकी डंडी काटिए यहाँ से, और डंडी काट के मिट्टी में गाड़ दीजिए, ठीक है, एंड इससे भी डायरेक्टली पौधा बन जाएगा। सो आपके हिसाब से कौन सा तरीका आसान है और तेज है? बीज से पौधा उगाना कि डंडी से पौधा उगाना? डेफिनेटली स्टेम से जल्दी बनेगा, क्योंकि आपने एक चीज तो पहले से तैयार करके दे दी ना, उस स्टेम को बस ऊपर बढ़ाना है, अब अपनी नई स्टेम नहीं बनानी। बीज से तो सब कुछ बनाना पड़ेगा, रूट बनानी पड़ेगी, शूट बनानी पड़ेगी, पत्तियां बनानी पड़ेंगी, सब कुछ बनाना पड़ेगा। बीज से प्रोसेस है कंपैरेटिवली स्लो, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले मेथड्स को अगर यूज करेंगे, डंडी को यूज कर लिया डायरेक्टली, या रूट को डायरेक्टली यूज कर लिया, ये प्रोसेस है कंपैरेटिवली फास्ट। सबसे पहला बेनिफिट है फास्ट का, क्विक प्रोसेस है कंपैरेटिवली, जल्दी खेती बढ़ेगी, जल्दी आपके काम आएगी। एट द सेम टाइम इसमें एक और बेनिफिट है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके केस में उनके बीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो अब और बीज नहीं बना सकते। जैसे हुआ बनाना, एक एग्जांपल बनाना बताया था, एक एग्जांपल जैस्मिन बताया था। ऐसी प्रॉब्लम रोज के साथ भी आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम ऑरेंज के साथ भी आ जाती है। इन पौधों के केस में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये लोग सीड बनाना खराब हो जाता है इनका, तो ये अब बीज बना नहीं सकते। अब बीज नहीं बना सकते तो आप बीज डालेंगे कैसे मिट्टी में? तो इनके केस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे, डायरेक्टली इनकी स्टेम यूज करेंगे, डायरेक्टली इनकी पत्तियां यूज करेंगे, डायरेक्टली इनका रूट यूज करेंगे। जो भी मेथड फॉलो करना इनके लिए सही रहेगा, उसके हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। एक ही पॉइंट में हमने दो बेनिफिट समझे। पॉइंट एक ही है कि एक तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज फास्टर, क्योंकि फास्ट तरीका है, जल्दी बनेंगी इससे चीजें,
सीड से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। एज वेल एज ऐसे पौधे जो सीडलेस हो जाते हैं, जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उनके केस में बेनिफिट है, डायरेक्टली डंडी इस्तेमाल करो, रूट इस्तेमाल करो, लीव्स इस्तेमाल करो। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट दैट वी टॉक्ड अबाउट। वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, हम इससे भी अगले बेनिफिट्स पढ़ेंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो भी देखेंगे जिसमें आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सो अभी फिलहाल के लिए we have started vegetative propagation, that is a method of reproduction in plants, and at the same time we have discussed about the first benefit of using vegetative propagation. It is faster as well as very helpful for plants which are seedless. ये पहला बेनिफिट है। हम नेक्स्ट लेक्चर से सेकंड बेनिफिट पढ़ेंगे, एंड देन वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन अनदर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज एन एसेक्सुअल मेथड, एंड उसके बाद फिर सेक्सुअल वाले की तरफ जाएंगे। एंड अभी तक मैंने बहुत ज्यादा एसेक्सुअल टर्म एक्सप्लेन नहीं करी है, जस्ट बिकॉज इट वॉज इन दैट मच पार्ट ऑफ अ सिलेबस, बट फिर भी एक बार आपको अच्छे से बताने के लिए हम खत्म करने वाले टाइम पे इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। So yeah, let's see each other in the next class. If you have any doubts, I would be like very happy to answer anything. Thank you.